नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम ये पूछेंगे उस तमाम विपक्ष से कि क्या उसका आक्रोश केवल एक ढकोसला मात्र था? क्या वो विपक्ष जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक और लखनऊ से लेकर गुजरात के गांधीनगर तक प्रोटेस्ट कर रहा था 24 घंटे पहले, वो आक्रोश जनता का आक्रोश नहीं था, केवल विपक्ष का आक्रोश था? क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के कुछ जगहों के चुनावी नतीजे आए हैं और इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मात्रा में कामयाबी मिली है। तो क्या ये माना जाए कि मायावती हो या फिर लालू यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इन तमाम लोगों का आक्रोश केवल एक राजनीतिक शगुफा है? और बड़ी बात बीजेपी से आज हम ये पूछेंगे कि क्या ये स्थानीय निकाय के चुनाव का फॉर्मूला, नोटबंदी का फॉर्मूला, क्या देश पर लागू हो सकता है? क्या इस स्थानीय निकाय के चुनावों के जरिए बीजेपी जो खुशियां मना रही है, क्या वो जायज है? बड़ी बहस, कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले दिन भर का ये घटनाक्रम कि क्या नोटबंदी पर अब वोट भी मिलेंगे। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, नोटबंदी पर वोट की मुहर। नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन, लोगों का शुक्रिया। ये आक्रोश बिल लगाते हैं, भारत बंद लगाते हैं, एक और देश में चुनाव चल रहे हैं। नोटबंदी पर विपक्ष के चौतरफा वार से घिरी केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए छोटी छोटी ही सही, लेकिन राहत की खबरें लगातार आ रही हैं। अंदर खाने नोटबंदी के बाद से जो बीजेपी डरी हुई थी, कहीं जनता की दिक्कतों का असर चुनावों पर न हो जाए। लेकिन अब बीजेपी गुजरात और महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों को नोटबंदी पर जनता की मुहर मान रही है। विशेषतः या देशामध्ये माननीय मोदीजींनी एक विश्वासाचं वातावरण तयार केलं आहे। 125 में से 109 सीट भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है, एक बड़ा विजय है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने नगर परिषद की 147 में से 52 सीटें जीती। 2011 में वो महज 8 सीटों पर काबिज थी, जबकि नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 851 सीटें जीती हैं। 2011 में ये आंकड़ा महज 298 का था। मुख्यमंत्री है, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, तो आपको 100 से भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से ये एक सफलता प्राप्त हुई है, ये कहना इसलिए उचित नहीं होगा कि चुनाव के प्रचार के समय या तैयारी के समय पुरानी नोटें चल रही थी सारी, और ये नई नोटों का कमाल नहीं है। गुजरात के निकाय उपचुनावों में बीजेपी ने 126 में से 110 सीटें अपनी झोली में डाली। बीजेपी को 46 सीटों का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस 36 सीटों के नुकसान के साथ महज 16 सीटों पर सिमट गए। लेकिन नोटबंदी पर विपक्ष का विरोध जारी है। लोकसभा में हंगामे के बीच अघोषित टैक्स आय पर टैक्स वसूलने के लिए लाया गया आयकर संशोधन बिल पास हो गया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लखनऊ में रैली की। यहां अखिलेश तो नहीं आए, लेकिन उनके कुछ समर्थक शामिल हुए। विपक्ष ने इस बिखरे विरोध के बीच चुनावों में जीत की खुशखबरी केंद्र और बीजेपी के हौसले को बढ़ा रही है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या नोटबंदी निकाय चुनावों की जीत बीजेपी यूपी में भी दोहराएगी? एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का हमको इस शो के दौरान लगातार इंतजार रहता है कि क्या नोटबंदी के बाद निकाय चुनावों की जीत, जैसा कि गुजरात और महाराष्ट्र में देखा, बीजेपी यूपी में भी दोहरा पाएगी? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर भेज सकते हैं। #HTP और #नोटबंदी पर वोट के जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर अपनी राय भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो इस बड़े डिबेट में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह है, जिनका सीधा मुकाबला आज 3-4 पार्टियों के बड़े नेताओं से होने वाला है, बीजेपी को डिफेंड करना है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, स्वागत है आपका। महुआ मोहित्रा तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है महुआ।
हमारे साथ अरविंद सावंत हैं, वरिष्ठ नेता सांसद हैं शिवसेना के। अरविंद भाई, आपका भी स्वागत है। साथ में महेश तापसी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, और सैयद असीम वकार साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता लखनऊ से। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। सीधा सवाल सिद्धार्थ नाथ सिंह मैं आपसे पूछ दूंगा, फिर उसके बाद डिबेट को ओपन करता हूं, क्योंकि आपको बहुत से 5 लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। सिद्धार्थ, 2 राज्य के स्थानीय निकाय के चुनाव, महाराष्ट्र का भी पूरा महाराष्ट्र नहीं और गुजरात का भी स्थानीय निकाय का केवल बाय इलेक्शन, आप लोगों ने एक ऐसी हवा बना दी देश के अंदर बीते 24 घंटों में कि नोटबंदी के बाद देश की जनता ने आपको स्वीकार कर लिया है। क्या ये जायज है? जो भीड़ कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई दी, जो भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई देती है, क्या वो सब ढकोसला है? सिद्धार्थ नाथ सिंह। देखिए, पहले तो महाराष्ट्र के अंदर 147 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। दूसरी तरफ गुजरात के अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चुनाव हुए। अब उसको कहीं मैं सैंपल साइज में बोलूं तो वो कम नहीं होएगा, उसको आंकना गलत होएगा कि ये कम है। दूसरा, मैं एक और चीज इसके पहले मैं बोलूं महाराष्ट्र गुजरात, उसके पहले बोलना चाहता हूं कि एक और उपचुनाव हुए थे अभी बाय इलेक्शंस, जो नोटबंदी के बाद हुए हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जहां जहां हमारी सरकार है वहां पे हमारी सीटें वापस आई, मगर जहां हमारी सरकार नहीं है उसको भी समझने का भी है कि त्रिपुरा के अंदर हमने नंबर 2 बने कांग्रेस को रिप्लेस करते हुए, और बंगाल के अंदर हमने सीपीएम को रिप्लेस करके नंबर 2 बने वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां पर मैं बोलूंगा कूच बिहार के अंदर 15% 2014 के अंदर हमें मिला था, आज 28% हो गया, और जहां एक तमलुक लोकसभा जहां 6% मिला था वहां 15% मिला। तो हमारा ग्राफ बड़ा है डिमोनेटाइजेशन का। मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र गुजरात जहां पे हमारी सरकारें हैं, या मध्य प्रदेश, या जहां पे बाई इलेक्शंस हुए, जहां पे हमारी सरकारें त्रिपुरा और बंगाल के अंदर नहीं है, वहां पे भी हमारा प्रदर्शन अच्छा हुआ। इन जनरल ये देखा गया है सिद्धार्थ जी, रिजल्ट है सिद्धार्थ जी, इन जनरल ये देखा गया है कि जिन राज्यों में जिन राज्य सरकारें होती हैं वो बाय इलेक्शंस को अच्छा परफॉर्म करती हैं, और ये 19 तारीख के बाय इलेक्शंस में देखा हमने। अगर आप मध्य प्रदेश में जीत रहे थे तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत रही थी, तमिलनाडु में AIADMK जीत रही थी। अगर सुनिए ना मेरी बात, आप मेरे को काटिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। महाराष्ट्र में अगर आपकी सरकार है और वहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, काट दी ना मेरी बात को, और अगर आप गुजरात में जहां आपकी सरकार है वहां के बाय इलेक्शन जीत रहे हैं लोकल सिविक बॉडीज के, ये देश का मैंडेट कैसे हो गया? ये नोटबंदी पर ये कैसे साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटें, उत्तराखंड की 70 सीटें, पंजाब की 117 सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं वो आप जीत रहे हैं? इसके बाद डिबेट इज ओपन, आंसर। सुमित जी, आपने मेरी बात को पहले काटा, इसलिए कि मैं आपकी बात को रोक रहा था तो आप उसको काटना कहते हैं, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन जब मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि बंगाल और त्रिपुरा का, मैंने ये तो नहीं कहा कि टीएमसी नहीं जीती, मैंने ये कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हुआ, और मैंने इसलिए आंकड़े दिए। ये प्रूव करता है कि बीजेपी शहडोल लोकसभा सीट जो आपने 2.5 लाख के वोटों से जीती थी नहीं मिले, वो 60,000 के अंतर आ गया। शहडोल लोकसभा सीट आपकी अपनी सीट 2.5 लाख से घटकर 60,000 पे आ गया अंतर। मैं आप हाँ, तो आप आइए ना। तो अब जहां पे हमारी सरकारें, उसका तो आपने कह दिया कि आपकी जहां पे सरकारें हैं वहां पे तो आपको प्रदर्शन करना ही अच्छा चाहिए। तो जहां पर हमारी नहीं है वहां पर भी हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, ये मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जो विषय रहा, क्या आपको कोई चुनाव जो एक राज्य में होता है या बाय इलेक्शन, उससे आप पूरे देश के ऊपर एक कह सकते हैं कि ये रिजल्ट पूरे देश में आ रहा है? मैं नहीं मानता, मगर जब इस प्रकार के चुनाव होते हैं वो एक ट्रेंड दिखाता है। ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के बाद लोगों के अंदर जो विश्वास है मोदी जी के प्रति या बीजेपी, प्रियंका चतुर्वेदी घटा नहीं है, ठीक है, वो बड़ा है, प्रियंका चतुर्वेदी, और उसके बाद महुआ। ये मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियंका जी, बीजेपी के लिए, बीजेपी के नेतृत्व के लिए भरोसा बढ़ा है, ये स्थानीय निकाय के चुनाव बता रहे हैं।
कांग्रेस का आक्रोश दिवस फेल हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि ये डीमोनेटाइजेशन के लिए उनको वोट मिला है तो वो अपने इस भ्रम में रह सकते हैं। बार बार हम देख रहे हैं लोकल चुनाव जो होते हैं वो लोकल मुद्दों पे होते हैं। अब मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी से पूछना चाहती हूँ, वो आंकड़े दे रहे थे, त्रिपुरा इन सबके दे रहे थे। महाराष्ट्र में जो ये चुनाव जीते हैं, अब अगर आप उनके 2014 के आंकड़े देखेंगे, जिन आंकड़ों से ये जीते थे और जिसपे ये सिमट कर आकर रह गए हैं, 40% इनका वोट शेयर था, गिरकर 20% हो गया है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये भी एक दिखाता है कि डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। और डीमोनेटाइजेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में इतना इम्पैक्ट नहीं रखते हैं। अगर यही इम्पैक्ट रखते, अगर राज्य सरकारों में आज जैसे भारतीय जनता पार्टी 16 डिस्ट्रिक्ट का हवाला दे रही है गुजरात का, ऐसे तो बिहार में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव हुआ, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जहां पे इनको हार मिली है। तो अगर हम यही देखकर हम यही डिसाइड करेंगे कि मूड ऑफ द नेशन ये है। प्रियंका, अगर आप मुंबई में बैठी हैं और महाराष्ट्र से हम बात कर रहे हैं, तो क्यों कांग्रेस की सीटें कम हो गई इस बार के सिविक बॉडीज इलेक्शंस में? नहीं, अगर आप देखेंगे सिविक बॉडी इलेक्शंस में, अगर आप वोट शेयर देखते हैं तो हमारा जो 2014 में सिमट कर रह गया था, और मैं ये कहूंगी कि हम लोग का काफी गिरावट आई थी वोट शेयर में, वो अगर अब हम देखेंगे तो हम बहुत स्ट्रांग वापस लौटे हैं और वोट शेयर में हमारी बढ़ोतरी हुई है और हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हर रूरल एरिया में कितना बढ़ गया आप बताइए। वो मैं आंकड़े आपको कैटेगोरिकली नहीं दे पाऊंगी। मैं आपको सीट्स बताता हूँ। आप 771 सीटों पे थे, अब 643 पर है। अगर बात करें सुमित जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, हिसाब से नहीं बात करें। मैं सीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वोट शेयर की बात कर रही हूँ। 2014 में जो हमारा तो आप सीट की बात इसलिए नहीं कर रही कि आपका परफॉर्मेंस वहां अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, अगर चलिए अब मैं सीट का भी बताती हूँ। अगर आप शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मिला लें तो करीब 1400 सीट दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों ने इलेक्शन साथ में लड़े हैं, 1400 सीट मिली है उन्हें। अगर आप कांग्रेस और एनसीपी, क्योंकि हम अलग अलग लड़े हैं, उसको भी जोड़कर देख लें तो हमारी 1300 हुई हैं। तो अगर हम साथ में लड़ भी लेते तो शायद ये चुनाव अलग होते, या उनका जो रिजल्ट है कुछ शायद अलग होता। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगी। मैं अगर वोट शेयर की बात सिद्धार्थनाथ सिंह जी कंपेयर कर रहे थे, त्रिपुरा में बता रहे थे, अपना पता नहीं कहां कहां हवाला दे रहे थे प्रूव करने को डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो मैं भी उनको बता रही हूं किस तरीके से इनका जो वोट शेयर गिरावट हुई है 2014 से लेकर 2016 में, तो वो भी एक डीमोनेटाइजेशन पे मैं कहूंगी कि एक सवाल ठीक है। You made your point. Let me go to other guest. अरविंद सावंत, सिद्धार्थ जी मैं आऊंगा जी, मैं आपके 3 पैनलिस्ट के खिलाफ अकेला हूं, तो मुझे समय देते जाइएगा। मैं आपके पास आऊंगा, डोंट वरी। और अरविंद सावंत आप बीजेपी के साथ खड़े कि नहीं खड़े, पहले तो आप ये बता दीजिए ताकि सिद्धार्थनाथ सिंह को एक भरोसा हो जाए। हमने नहीं, पहली बात ऐसे कि वो निर्णय जो हुआ काले धन के बारे में, उसके साथ में रहे, अमल के बारे में हम अपना डिफरेंस बताते रहे जी। अब चुनाव की बात आई तो मैं कहूं कि पहली बात, अभी जो हमारी प्रियंका जी बहन कह रही थी, उनके लिए कहना चाहता हूं, हाँ गठबंधन घोषित हुआ लेकिन देर से हुआ। तब तक तो लोगों ने अपनी अपनी सीटें डिक्लेयर कर ली थी, तो बहुत कम जगह में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन से लड़े। दूसरी बात, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है उसके मुताबिक उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, प्रियंका जी, एनसीपी के साथ भी गठबंधन किया, पूछिए उनसे, और एमआईएम के साथ भी कई गठबंधन हुआ, शिवसेना के साथ भी गठबंधन हुआ, और सारे गठबंधन, और जो लोकल बॉडीज की कुछ गठबंधन होते हैं, आगाड़िया कहते हैं उसको, उसके साथ भी इन्होंने जोड़ लिया था। शिवसेना ऐसे चुनाव नहीं लड़ी, शिवसेना बिना लीडर से चुनी। खास करके बताता हूं, शिवसेना के नेता हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ने एक भी रैली नहीं की, ना हमारे युवा नेता आदित्य जी ने किए, ना शिवसेना के नेता कहीं गए। हमारे लोकल लीडर वहां के वो लड़ते रहे। 254 से हम 514 तक गए। दूसरी बात, हम इतना सारा अकेले लड़ते रहे, और उसमें भी हमारे जो नगराध्यक्ष पद के थे वो कुछ 4-5 गिने चुने थे, 25 आए आज बात। अरविंद जी, शिवसेना का अरविंद जी, क्या ये नोटबंदी पर मैंडेट है? ज्यादा प्रभावशाली अगर परफॉर्मेंस, क्या ये नरेंद्र मोदी के नोटबंदी पर मैंडेट है? उसमें आ रहा हूं ना, हाँ मुझे मालूम है, दो इसीलिए एक वाक्य पूरा करता हूं, उस पर आता हूं। तो सबसे प्रभावशाली अगर परफॉर्मेंस किसका है तो शिवसेना का है। अब रही नोटबंदी की बात, अगर वो होता तो आप सुनिए, अगर दिल्ली के लोकसभा चुनाव के बाद में हम दिल्ली विधानसभा में नहीं हारते, बिहार में नहीं हारते, ये नोटबंदी का कोई है ऐसा मुझे नहीं लगता।
उसका नहीं, कोई हम प्रभाव है, बिहार ऐसा मुझे हारे, नहीं समझता। अगर वो ऐसा लेकिन हम कहना है, नोटबंदी के तो बाद 900 बाई अगर इलेक्शन वो जीत आए- रहे हैं, सुनो, लोकसभा में, हम असेंबली ना। में और हम स्थानीय निकाय में, यही तो कह रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह कि ये नोटबंदी का बाई कोई इलेक्शन सर, कोई बाई नेगेटिव इलेक्शन- असर नहीं हुआ। सौमित्र जी, मैं बताता हूँ, हाँ उनका मत है ना, हम भी थोड़े खुले दिल से कह रहे, कोई राजनीति नहीं खेल रहे। हाँ। अगर विश्लेषक करके यहाँ बैठे तो उसका विश्लेषण करते हैं। एक ध्यान में रखिए आप कि ये उनका जो लोकल चुनाव जो होते हैं बाई इलेक्शन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी की बात है। वो जब जो जिसका रूलिंग है उसका थोड़ा सा इंप्रेशन होता रहता है, वो नहीं दो। इस नोटबंदी का अगर बात करेंगे तो आप देखिए जो कुछ 900 वो है, 514 हम भी है, लेकिन हमने निर्णय के साथ थे, लेकिन अमल के खिलाफ रहे, अमल गलत हो रहा है करके कह रहे थे। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बाकी लोगों को देखेंगे तो कितने हुए हैं, 800 इंडिपेंडेंट है, ये 600 650 दो मिलकर 1300 ये है, और 500 उसमें गिनो, तो कहां नोटबंदी का प्रभाव रहा? नहीं रहा। उल्टा हुआ ना। सिद्धार्थ नाथ सिंह आपके नोटबंदी सहयोगी, के खिलाफ कितने लोग चुनकर आए, वो आपके देखो सहयोगी आप। सिद्धार्थ, में वो कमेंट देखो। महुआ में आता हूं। सिद्धार्थ, अरविंद उसका- सावंत उसको आपके गिनो, सहयोगी हैं, तो पता वो चलेगा। खुद कह रहे हैं कि ये नोटबंदी का राजनीतिक फायदा नहीं है ये। खेल है कि हम इसके लिए चुनकर आए, बता सिद्धार्थ देंगे, जवाब अच्छी दीजिए, आइडिया है। सिद्धार्थ जवाब दीजिए, फिर मैं महुआ जी और महेश साहब से देखिए, कहूं। अभी भी सब- पुरानी नोट सब- चल रही है, सब इतना लोग ध्यान में अपना- रखना। अपना एनालिसिस स्वामी करें। जी, नहीं स्वामी नहीं, जी, अरविंद भाई, अभी अरविंद भाई भी रिएक्शन पुरानी लेता हूं, नोट आपकी बात चल करें। रही अरविंद है। भाई एक मिनट, सिद्धार्थ नाथ सिंह। ऐसा है, सब लोग अपना अपना एनालिसिस करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना डिफेंस भी करेगी। जिसको सबसे कम मिला वो भी सिर चढ़ के बोलना चाहता है कि मेरे को देखिए हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, हमने इतना अच्छा किया और हम लोगों का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, जो जीता उससे भी ज़्यादा। जहाँ पे हमारे जो डायरेक्ट इलेक्शंस जहाँ होते हैं वहाँ पे हमें 7 मिले थे 2011 में, उसको भी हम आज हमें 52 मिले हैं वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन महाराष्ट्र में। मगर वास्तविकता ये है कि अपने आप को कहीं डिफेंड करना है तो 2014 से 2016 के कर देंगे। लोकसभा टू कॉर्पोरेशन करा जाएगा, मगर कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन 2011 में बीजेपी को कितने तीसरे नंबर पे थी, आज हम लोग पहले नंबर पे, उस तरह से कंपैरिजन नहीं करा जाएगा। तो डिफेंस करने के स्टेटिस्टिक्स घुमाने में तो मैं किसी नहीं, पे पर- वो नहीं करता पर इस बात का कि जवाब दीजिए ये ना लोग कि नोटबंदी अपनी की तरफ से जीत नहीं है गलत कर रहे हैं या क्या। मगर मैं एक बात जरूर कहना, सुमित जी मैं एक बात कहना, सुमित जी मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, मैंने कहीं आज भारतीय जनता पार्टी को ये रिजल्ट नहीं आता तो यही लोग खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मोदी जी की तरफ उंगली उठाते और कहते ये देखो डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद आप लोगों का प्रियंका में आऊंगा, प्रियंका में आऊंगा, महुआ जी में आता हूं, लेकिन उसके बाद एक बात महेश जी, महेश जी की बात महाराष्ट्र की चल रही है, एक एनसीपी का रिएक्शन। सबसे अधिक नुकसान राष्ट्रवादी को हुआ है, महेश साहब से कहां चूक हो गई आपसे? नोटबंदी को ना आप इधर रह पाए ना आप उधर रह पाए, उसका खामियाजा, क्योंकि डे 1 पे शरद पवार तारीफ करते हैं और डे 4 पे आके पवार साहब आलोचना करते हैं। ऐसा है, सबसे पहले मैं तो बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जो स्थानीय इकाई के चुनाव में भाजपा को जो बढ़ोतरी मिली है वो कोई डीमोनेटाइजेशन के निर्णय की वजह से नहीं मिली है। आपको देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में इस समय जो चुनाव हुए उसके अंदर जो वार्ड की रचना है, 4 प्रभाग 2 प्रभाग का मिलकर 1 वार्ड बनाया गया, और जो सिटी प्रेसिडेंट या नगर अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट पब्लिक में से लिया है। अब इस प्रकार का निर्णय इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने लिया हुआ था और उस निर्णय के बहुत गलत परिणाम भी हमें सामने आए। उसका होता क्या था कि एक बॉडी एक अलग विचार की है और जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुन के आता है वो अलग पार्टी का चुन के आता है। इस प्रकार इस चुनाव में भी हुआ। अगर भाजपा के 51 आए या एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के लगभग 20-22-25 के आसपास आए हैं, तो बहुत सी जगहों पे स्थानीय आघाड़ियां जो हमारी महाराष्ट्र में होती हैं उसके प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। अब कोई एनसीपी से एफिलिएटेड है, कोई कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है, और पुराने समय में कांग्रेस कल्चर जो महाराष्ट्र का रहा है उसके अंदर पार्टी के सिंबल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं लड़े जाते थे, वहां पे लोकल अलायंस किया जाता था। पूरी बात सुन लीजिए। और पूरी बात नहीं, पूरी बात आप मेरी बात सुनिए महेश भाई, क्योंकि हम ये महाराष्ट्र के चैनल पर डिस्कशन नहीं कर रहे, राष्ट्रीय चैनल है, इसमें हमको यूपी पर भी बात करनी है। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये नोटबंदी का फायदा मिला है बीजेपी को कि नहीं मिला है, जो बात सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नोटबंदी का किसी प्रकार का पर इस बात में दम नहीं है कि अगर नोटबंदी का फायदा नहीं मिला है तो आप ही लोग मिलकर आलोचना कर रहे होते कि बीजेपी हार गई नोटबंदी की वजह से। हम तो जरूर आलोचना कर रहे हैं। इस देश से काला धन मिटाने के लिए अगर भारत की सरकार
और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ कदम उठाते तो उसके साथ, विपक्ष के साथ हम लोग सभी हैं, लेकिन उस कदम से अगर देश की जनता को तकलीफ होती है तो उसके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। नहीं, पर अब देश की जनता नोटबंदी तो DD तकलीफ के बावजूद भी महुआ जी मैं देश आपको की एक- जनता एक- को एक पूरी तकलीफ मैं हो बात रही है, कहना देश की चाहूंगा जनता लाइनों में कि खड़ी है, demonetization- देश की जनता नोटबंदी पर सरकार को, बीजेपी को वोट भी दे रही है। हमने ममता दीदी की रैली में भीड़ देखी कोलकाता में, हमने आज लखनऊ का भी हाल देखा कि वहां कितनी कम भीड़ थी। तो ये दो तस्वीरें बहुत साफ हो जाती हैं कि जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे आपका रसूख है, वहां तो आप भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन जब आप लखनऊ जाते हैं, कोलकाता से बाहर निकलते हैं, तो आपको समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है? एक चीज सुमित जी, मैं पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आज लखनऊ में रैली में थी और ये एक सांकेतिक रैली था और उसमें इट वाज 10 चौराही में था और ये भीड़ जो था ये आउटसाइड ऑफ बंगाल, याद रखिए हम नेशनल पार्टी का रिकग्निशन हमें 4 तारीख को मिला है, तो उसके बाद हम ये पहली रैली ममता जी बाहर कर रहे हैं, उसके लिए भीड़ बहुत ही अच्छा था। हमारे 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे समाजवादी पार्टी से, उनका फुल सपोर्ट था। अखिलेश जी खुद आए थे ममता जी को लेने, उनको छोड़ने आए थे। सो ये जो आप बात कह रहे हैं कि वहाँ पे समर्थन नहीं था, ये बहुत सरासर गलत है। और दूसरी बात पर हम आए, आप पहले आपने पूछा कि हम मेरा जो ये आज कौन सा सवाल पूछता है, आज ये सवाल विपक्ष से है, समथिंग। मैं अभी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ और बीजेपी से पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे कि वहां पे बीजेपी जीता है, बीजेपी जीता नहीं है, आप बहुमत के बात कह रहे हैं ना। तो आज हमारे तृणमूल के 2 सांसद आज ओथ लिया है, एक 5 लाख से जीता है, एक 4 लाख से जीता है। उनके जो 2nd, 3rd, 4th पोजीशन में जो आए हैं, उनका सारे वोट भी गिने जाए ना तब भी हमारे और उनमें 2 लाख 3 लाख के डिफरेंस है, इसको बहुमत कहते हैं। यहाँ पे जो बीजेपी जो जीते हैं, यहाँ पे 145 सीट्स जीते हैं वो महाराष्ट्र में, आउट ऑफ 147 बीजेपी 52 है, शिवसेना 25, कांग्रेस 22, एनसीपी 21, अदर्स 26, 1/3 मिला है बीजेपी। ये लड्डू पेड़ा खाने वाली आपको बहुमत दिखाई देती है? मुझे तो नहीं दिखाई देती है। और एक हम आपको स्टेटिस्टिक बताते हैं कि आज हम देख रहे थे सेंसेक्स लास्ट 8 सेशंस में 2016 में जितना गेन किया था सेंसेक्स, कल तक आके पूरा लॉस हो गया है। मतलब ये साल हम जब एंड करने वाले थे लॉस में करने जा रहे हैं। और क्या सेंसेक्स डाउन है और रुपी 2016 का, 1 मिनट मुझे खत्म करने दीजिए सुमित जी। महुआ जी, जो बीजेपी के तमाम नेता कल से पिक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उनको ये जीत नोटबंदी की वजह से मिली है, और नोटबंदी का नाम प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम स्थानीय नेता भी कह रहे हैं कि पब्लिक भले ही लाइन में खड़ी हो, देश में भले ही हाहाकार की स्थिति विपक्ष दिखा रहा हो, लेकिन जनता तकलीफ के बावजूद बीजेपी के साथ खड़ी है। इस बात पे क्या जवाब है महुआ जी? ये हरगिज नहीं खड़ी है। अगर जनता, आप बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे कोई सिद्धांत तो मतलब भारतवर्ष के इतिहास में कोई ने लिया है। अगर ऐसा ही सिद्धांत होता और एवरीबडी वाज, सबको अगर मतलब सबको इसका इतना स्वागत करता तो इनको तो 150 सीट में से इनको तो 90, 100, 120 सीट मिलने चाहिए। वहां पे 52 सीट, 1/3 नहीं मिल रहा है। इसको आपको बहुमत में आपको मेजोरिटी दिखाई दे रहा है। और एक सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब दीजिए। डाउन है 2000, 1 मिनट खत्म करने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड में खत्म करिए। देना चाहती हूँ 30 सेकंड में खत्म करिए, फिर सिद्धार्थ आपके पास आ रहा हूं। हाँ महुआ जी, आप हमारे सेंसेक्स 2016 में जितना भी गेन किया था, कल तक सारे गेन खत्म हो गए हैं। रूपी ऑल टाइम लो 2016 में 70 रुपया डॉलर के अगेंस्ट में जा रहा है। बैंक स्टॉक्स डाउन 4% ऑन 1 डे। हमारे यहाँ पे जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है डाइमलर क्राइसलर, उन्होंने 3 दिन प्रोडक्शन बंद कर दिए। नेसो और निसान और रेनो, इन लोग हफ्ते में जो तीसरा शिफ्ट था वो बंद कर दिया। प्रोडक्शन डाउन है, हर जगह तबाही। अगर ये आपको जीत या बहुमत दिखाई देती है तो ये फूस पैराग्राफ। सिद्धार्थनाथ सिंह, now give the answer. सिद्धार्थ, ऐसा है, जिस राज्य से टाटा को भगा दिया, नैनो को भगा के उसमें गुजरात में लगाया, वो राज्य का कोई भी प्रवक्ता वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेंसेक्स पे बात करे, जहां पे सेंसेक्स, देखिए मैंने बीच में बोला नहीं, आप अभी नई आई हैं, मैं भी आपको चुप करा सकता हूँ 2 मिनट में, मैं ऐसा नहीं करिए। अभी आप आई हैं, थोड़ा सीखिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? हाँ, तो इसलिए जहां जो सेंसेक्स की बात करता है उसको कम बात करना चाहिए, क्योंकि चिट फंड के माध्यम से बहुत कुछ सेंसेक्स ऊपर नीचे भी हो जाता है। मगर जहां तक की बात कर रहे हैं कि 1/3 और 2/3 की बात कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जहां की बात कर रहे हैं, वहां पे बंगाल में जो रूलिंग पार्टी के सिंडिकेट्स नहीं होते,
तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो सिविक पोल्स होते हैं वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत कम जगह होते हैं और महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। बंगाल के अंदर हुए थे तो पुलिस से लेके कैमरामैन तक, टीवी रिपोर्टर्स 100 की संख्या के अंदर काफी लोग घायल हुए थे और बहुत बुरी हालत में थे, 10 से 15 लोग मरे भी थे। ये हालत आपके चैनल में भी, IBN ने भी दिखाई और अनेक चैनल ने दिखाई। तो इसलिए इस तरह का कंपैरिजन करना मेरे को उचित नहीं लगता। मगर इतना ही कहूंगा, दुनिया कुछ कह ले एनालिसिस में, मगर स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलते। जो लाइन में लग के, बैंक की लाइन में लगे, ATM में की लाइन में लगे, वही लोग लाइन में लग के वोट भी डालते हैं और वोट सच बोलता है। असीम वकार, उत्तर प्रदेश में अगर यही हवा चली तब तो बीजेपी आ रही है। महेश भाई आता हूं एक मिनट। असीम वकार, अब चुनाव उत्तर प्रदेश की तरफ है। अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में रैली की और साफ कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एक दूसरी स्ट्राइक, इन दोनों का फायदा, इन दोनों में जनता को भरोसा मिला है बीजेपी को, और बीजेपी को वो वोट दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी जिसकी सत्ता है, आपको परेशानी है कि बीजेपी चुनाव वहां पर आपको हरा कर जीतने वाली है? नहीं, ये आप कह रहे हैं और हमको तो ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हरा कर वापस गुजरात भेजने वाले हैं। दिल्ली से भी हम उनको हटा देंगे 19 में, और सिर्फ एक ही परचम उत्तर प्रदेश में लहराने वाला है, वो है समाजवादी पार्टी का परचम और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का परचम। तो ये आप मत समझिए। देखिए, जो भी विमुद्रीकरण हुआ, जो आपने नोटबंदी की, देश का कोई भी बाशिंदा ऐसा नहीं होगा जो आपकी मुखालिफत करे। आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाया है, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपके तरीकेकार के ऊपर, आपके काम के तरीके के ऊपर हम सवाल खड़ा करते हैं तो हमें हक है। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम आजाद मुल्क में रहते हैं। हम अगर कहीं कोई कमी देखेंगे तो हम उस पर आवाज बुलंद करेंगे। आप हमारी बात माने, आप हमारी बात ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हम पर इल्जाम तराशी भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई है, और जो हम लोग देख रहे हैं वो अभी आप लोग नहीं देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिन राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, त्रिपुरा तक, उन्होंने भी कहां देखा? असीम भाई, उन्होंने भी कहां देखा? सर सुन लीजिए, वो तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला है, जहां जहां सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का है, वहां के ऊपर कांग्रेस से अभी भी शायद मैं समझता हूं लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, या कांग्रेस गुस्सा शांत नहीं कर पा रही है। तो जहां कांग्रेस से मुकाबला है वहां मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आगे आ जाती है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी जैसे दलों से है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजू जनता दल हो, वहां के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। पहले भी खानी पड़ी है, हम आगे भी उनको मुंह की खाने की बहुत आराम से देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हम बता देंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता ना आपके साथ थी, ना है और ना रहेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह, जवाब दीजिए, फिर डिबेट को ओपन करो। प्रियंका, मैं आ रहा हूं आपके पास। सिद्धार्थ, वापस गुजरात भेजेगी आपको? अब जिसका परिवार ही स्थिर ना हो, मैं कह रहा हूं जिसका परिवार ही ना स्थिर हो, वो देश से बीजेपी को हटाने की बात कर रहा है तो हास्यास्पद हो जाता है। मगर साहब, आप कांग्रेस को हटाने की बात कर सकते हैं, आप कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे सकते हैं, उसमें हमें और हम लोग भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत का नारा नहीं दे सकते। अरे भाई, मैं तो आपको बोला नहीं कि क्यों अरे भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्यों कर रहे हो आप लोग? आपने बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला ना। अगर आप अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं, शांत रहिए। नहीं, जरा मुस्कुरा रहा हूं सर। अरे भैया, शांत रहिए। अब आप मुस्कुराओ या कुछ करो, अंदर से जो आपके पेट के अंदर जो दर्द पैदा हो गया है, वो अब मुस्कुरा कर ही आप दिखा सकते हैं कि मेरे पेट में अब दर्द है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मगर देखिए, आपको जो कहना है और आपके जो मुद्दे हैं, लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के ऊपर हो रही है। भ्रष्टाचार के नाम पे ना मायावती ना आप हैं। ये जो नोटबंदी से भ्रष्टाचार अब उत्तर प्रदेश मेरे को छोड़ दो। असीम वकार, आपको मौका दूंगा मैं। सिद्धार्थ, 30 सेकंड्स पूरा करिए। या इनको चुप करा दो। मेरे को आप 3 के अगेंस्ट रख रखा है, तो मेरे को समय देने, मैं बोलूं तो मैं थोड़ा सा समय ठीक से दे दीजिए, इतना ही आपसे अनुरोध कर रहा हूं।
इन लोगों का जो अब उत्तर प्रदेश का सुमित जी जो चुनाव है, वो चुनाव जो था कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के ऊपर है। नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार सामने आ चुका है और भ्रष्टाचार के ऊपर जिस प्रकार का रवैया समाजवादी पार्टी और बीएसपी का रहा, कांग्रेस तो वहां पे ना के बराबर है, इन लोग का रहा, उससे देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता को वो अपना मन जरूर बनाएगी। अब क्या होता है ये समय बताएगा, मगर जो एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है उसमें जरूर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों को तकलीफ हो रही है, ये जो परिवार को नहीं बचा सके वो उत्तर प्रदेश को क्या बचाएंगे इन लोग। प्रियंका, आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने आक्रोश दिवस मनाया, लेकिन वो आक्रोश है कहां? कांग्रेस के लोगों में ही आक्रोश नहीं दिख रहा है। नारायण राणे हैं आपके वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में, उनका एक मेरे पास रिएक्शन आया अभी अभी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को हरवा दिया महाराष्ट्र के सिविक बॉडीज इलेक्शन में। उनका गुस्सा, उनका आक्रोश अपने ही लोगों पर है। आप चाहेंगी तो मैं वो बाइट प्ले भी कर दूंगा आपके लिए, लेकिन प्रियंका मेरा ये कहना है कि आप क्या जनता का मूड नहीं समझ पाई आपकी पार्टी? आप गलत जगह खड़े हो गई हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है सुमित जी, कल मैं अगर अपने सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं और मेरे अगेंस्ट कोई भाजपा समर्थक हो तो, और अगर मैं हार गई तो ये भी कहेंगे डिमोनेटाइजेशन का फायदा मिला है सोसाइटी इलेक्शन में। अरे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वो लोकल मुद्दों पे होते हैं, वो डिमोनेटाइजेशन मुद्दा क्या है? इससे बड़ा लोकल मुद्दा क्या है? अब मुझे, हाँ मैं बताती हूँ, हमारे पड़ोस का आदमी, गली का आदमी अपने बैंक का पैसा नहीं निकाल पा रहा है। रास्ते देखें, आज आप ये हालत हो रही है, आप ये बताइए, अभी कुछ महीनों में बॉम्बे का सबसे जो बड़ा कॉर्पोरेशन है, देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है, उसमें चुनाव होने वाले हैं। 22 साल से करप्ट सरकार वहां पे बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की। अगर ये जीत जाते हैं, क्या लोगों ने उनको इंडोर्स किया है, उनकी करप्शन को इंडोर्स किया है? या अगर ये हारते हैं तो ये क्या रेफरेंडम? ये क्या बात है प्रियंका जी, आप चुनाव जीत जाएंगे तो आप करप्शन फ्री है, वो जीत रहे हैं 22 साल से तो करप्ट है। आप जनता के मैंडेट को कैसे नकार रही हैं? तो वही मैं मैंडेट की बात कर रही हूं। तो आप क्या कहते हैं, ये जो 22 साल से करप्शन चल रहा है, बॉम्बे में लोग जूझ रहे हैं रास्ते के लिए, पानी के लिए, अस्पतालों के लिए, वो जब चुनाव में वोट करने जाते हैं वो इस उम्मीद से जाते हैं कि ये जो उनके मुद्दे हैं उस पे ध्यान डाला जाएगा, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि 22 साल से यहाँ पे नहीं। अच्छा सही बताइए प्रियंका जी, क्या आपकी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों ने नोटबंदी का मामला नहीं उठाया? क्या जनता को नहीं बताया कि आप नोट की लाइन में लगे रहते हो, आप एटीएम की लाइन में लगे रहते हो, आज फिर लाइन में लगा दिया वोट डालने के लिए? आप एकदम आप ये बताएं कि जो ये पूरा इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी वो तो आखिर पड़ाव में थी जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ। अब लोग अपने अपने मुद्दों पे बात करेंगे या क्या आने वाले डिमोनेटाइजेशन को लेकर बात करेंगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ, वोट डालने गए थे, आप 20 दिन से लाइन में खड़े हैं, 12-15 दिन से, फिर भी आप वोट डाल दे रहे हैं। मैं आपको यही बोल रही हूँ, 10-15 दिन नहीं इंतजार कर रहे थे। 8 नवंबर को बात हुई है और यहाँ पे 17 नवंबर या 12 नवंबर को इलेक्शंस हुए हैं बाकी जगहों पर। तो आप 5-6 दिन में नहीं डिसीजन ले सकते। और डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा हुआ इसलिए हमने इनको वोट डाला है। लोगों ने जो वोट डाला है वो अपने मुद्दों पे डाला है, ना कि नेशनल एजेंडा पे। पर मैं आपसे फिर से कहूंगी सुमित जी, जब मोदी जी बिहार हारे थे तो मोदी जी पे ये रेफरेंडम नहीं था। जब मोदी जी दिल्ली हारे थे ये मोदी जी पे रेफरेंडम नहीं था। वेस्ट बंगाल हारे, मोदी जी पे रेफरेंडम नहीं था। पर ये आज नगर निगम चुनाव जीत गए हैं तो मोदी जी का रेफरेंडम है। ये जो लॉजिक है भारतीय जनता पार्टी का, थोड़ा समझ कम आता है कि बार बार हर चीज नेशनल एजेंडा से क्यों कनेक्ट कर दी। सिद्धार्थ 30 सेकंड में जवाब दीजिए। जो एजेंडा बनाया है मोदी जी ने, मैं इसी में एक लाइन जोड़ते हुए एक ट्वीट मेरे पास आया था। एक लाइन जोड़ते हुए सिद्धार्थ, एक ट्वीट मेरे पास आया जो दर्शक ये कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री भी स्थानीय निकाय के चुनावों पर ट्वीट कर बधाइयां दे रहे हैं। जवाब दीजिए सिद्धार्थ। कल पीटीए की भी बधाइयां देंगे। देखिए स्थानीय निकाय पे मैं इसलिए बधाई देने का फर्ज भी बनता है। मैं आपको बताता हूं क्यों बनता है। ये जो स्थानीय निकाय है, जो लोग लाइन में लगे थे, जिसकी इन लोगों ने दुहाई दी, पहले तो 70 साल तक की इन लोगों को गरीब रखा, इन लोगों को वंचित रखा और इन्हीं की दुहाई देके आज नोटबंदी जब कालाबाजारी के ऊपर जब लड़ाई छिड़ गई है तो उन्हीं का सहारा लेते हैं, मगर उन्हीं का मजाक उड़ाते रहे 70 साल तक की। मगर जब इन लोगों को लाइन में लगते हैं तो इन्हीं का सहारा लेते हैं। आपके हर चुनाव के अंदर, चाहे वो गुजरात में रहा, महाराष्ट्र में रहा, बंगाल तक के अंदर जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इन लोग ने अपने हर भाषण में
छोटे से बड़े नेता ने नोटबंदी के ऊपर हमेशा बोला देखिए आपको लाइन में लगाते हैं मोदी जी और इन लोगों को तकलीफ देते हैं। जब आपका रिजल्ट आपके विपरीत आ गया, इन लोग के विपरीत आ गया, तो ये कहते हैं जी नोटबंदी का मतलब ही नहीं है, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आप उस पर रेफरेंडम बोलते हैं। हम तो नहीं कह रहे थे, आप अपने भाषण में नहीं बोलते, आप बोलते हैं उस भाषण के अंदर कि आपको नाली की खराबी है, आपको सड़क की खराबी है, आपके ऊपर बिजली नहीं आती। ठीक है, उस इशू को सीधा जवाब प्रियंका जी, लाते रहे नोटबंदी इन लोग। प्रियंका जी नहीं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे दे कि ये काले धन की जो लड़ाई है ये आम आदमी पे छेड़ी गई है या उन इंडस्ट्रियलिस्ट पे की गई है जिनके लोन ये लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी बता दे कि अनाउंसमेंट से पहले जो इन्होंने जमीनें खरीदी हैं बहुत सारे राज्यों में, उसका भी जवाब दे दे। आज उस डिबेट पे नहीं जाऊंगा, खड़ा हुआ है। नहीं, सुनिए ना, इसलिए नहीं जाऊंगा कि उस डिबेट पे हम बीते 2 हफ्तों में खूब डिबेट कर चुके हैं। नहीं, सुनिए ना प्रियंका जी, आपका जो आक्रोश है, आपका जो आक्रोश नाम का गुब्बारा, उसकी हवा निकली है, आप क्यों डाइवर्ट कर रही है टॉपिक को? प्रियंका जी, वेलकम देकर विजय माल्या जी को, प्रियंका जी, आप विजय माल्या तमाम उद्योगपतियों के नाम बार बार लेते रहे हैं, इस डिबेट में बहुत चर्चा हुई है, लेकिन आज आप इस मुद्दे पर रहिए ना। आज इस सिद्धार्थ 10 साल में उनको 8 नहीं प्रियंका जी 44 सीटें कांग्रेस की है, आप आक्रोश दिवस मनाती है और भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। इन लोगों ने दिया एक स्लिप जाती थी कांग्रेस के 24 नंबर से प्रधानमंत्री कार्यालय में और वित्त मंत्रालय के अंदर कि आप इनको लोन देते चलिए, इनको एडजस्ट करते रहिए। सिद्धार्थ प्रियंका एक मिनट, आरोप लगा रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत सबको ज्ञान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका सिद्धार्थ प्रियंका एक मिनट, लेट्स नॉट टॉक ओवर ईच अदर प्लीज। अरविंद सावंत एक मिनट प्लीज। प्रियंका जी, सिद्धार्थ जी प्लीज। अरविंद सावंत ऑन द स्क्रीन। अरविंद सावंत, मैं सीधा आपसे पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को खुशियां मनानी चाहिए? अरविंद सावंत जी, आज के इन नतीजों के बाद। अरविंद सावंत भाई, राजनीति है, वो तो खुशियां मनाएंगे, क्यों उसमें नहीं। सौमी जी, एक बात प्रियंका ने जो गलत कही है उसको जरा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ जी। प्रियंका को मुंबई की जानकारी नहीं है। आप जानते हो मुंबई शहर में कि 22 बरस में किसी भी सरकार ने आज तक मुंबई महानगर पालिका पर किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी सेट नहीं की। पानी की बात करते उन्हें पता नहीं है। एक ही इस देश में एक महानगर पालिका है जिसने खुद का डैम बनाकर मुंबई शहर को पानी की व्यवस्था की है। कभी मुंबई शहर में पानी की व्यवस्था के बारे में प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में मुंबई शहर जैसा सेवा कहीं नहीं मिलती। अब रही बात गड्ढे की, गड्ढे क्या मुंबई शहर में, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी तब भी थे, तो उसके लिए सिर्फ मुंबई। अरविंद जी, अगर पूरे देश में गड्ढे हैं तो हमको गड्ढे रखने का अधिकार बनता है। ये अप्रोच नहीं होना चाहिए आपका, ये अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच आपका नहीं होना चाहिए कि पूरी देश की सड़कों पर गड्ढे हैं तो हमारी म्यूनिसिपैलिटी में भी गड्ढे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको तो ये चैलेंज देना चाहिए अरविंद सावंत कि हमारी सड़कों पर एक भी गड्ढे नहीं होंगे। ये चुनावी नीति मैं क्या बताए, मैं उसका समर्थन नहीं कर। सुमित जी सही है आपका, मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ये चुनावी नीति चलती है वो गलत कह रहा हूँ मैं। महेश भाई, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ठीक, महेश साहब, चुनावी नीति चलती है, महेश साहब से उसको नहीं दिखाना और यहाँ दिखाना, ये गलत। महेश जी, आपको इस बात का, महुआ में आता हूँ, महेश आपको इस बात का अफसोस है कि गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, इसीलिए ये हाल हुई? नहीं, पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा जी कि हमारी चर्चा डीमोनेटाइजेशन पे चल रही है और डीमोनेटाइजेशन को एक इकोनॉमिक डिसीजन के रूप से देखा जाना चाहिए। यहाँ पे भाजपा की सरकार उसके पॉलिटिकल डिसीजन के माध्यम से देख रही है। यही भाजपा की सरकार जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2014 तक, तो इस डीमोनेटाइजेशन को इन्होंने ही विरोध किया था। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। ये साल अगर मार्च का महीना में देखेंगे तो आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला, उसमें कहा कि अगर फेक करेंसी की बात करेंगे तो सिर्फ 400 करोड़ रुपए हमारे पास फेक करेंसी में है, बाकी 17 लाख करोड़ हमारे जो करेंसी में चल रहा है उसमें से 86% इज इन द करेंसी ऑफ 500, डिनोमिनेशन ऑफ 500 एंड 1000। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के साथ इस देश का काला धन निकालने के लिए उनके साथ में अगर खड़े हैं तो इस देश की जनता जो हाल भुगत रही है उनके भी प्रश्नों को लेके अलग अलग सदन में, चाहे लोकसभा का सदन हो, राज्यसभा का सदन हो या स्टेट असेंबली का सदन हो, वहां हम अपने आवाज उठाएंगे। मैं इनसे यही पहुंचना चाहूंगा
सिद्धार्थ एक मिनट। मैं सिर्फ एक ही सिद्धार्थ जी से पूछना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान में ये इतना बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन लिया गया है तो कोई भी हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का इकोनॉमिस्ट इस डिसीजन का समर्थन क्यों नहीं कर रहा? मैं ऐसा नहीं कहा जाता कि आने वाले 3 साल में इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ क्या रहेगा? महुआ ने हाथ उठाया, सिद्धार्थ में आता हूं, महुआ ने हाथ उठाया, महेश जी प्लीज, महुआ मोहित्रा ऑन द स्क्रीन, महुआ जी। हेलो, हाँ सुमित जी ये आपका डिबेट का जो फॉर्मेट है ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत लोग बोलने के बाद चांस मिलता है, पर फिर भी चांस है। सो पहले तो हम कहना चाहते हैं कि आपके बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत पर्सनल रिमार्क उन्होंने कहा कि हम नए आए हैं, हम भी इसका रिप्लाई नहीं देने वाले थे, पर हम सोचते क्यों हम इसको जाने दें, क्योंकि हम नए आए होंगे पर हम चुनाव लड़के आए हैं। हम बीजेपी के प्रवक्ता जैसे सोशल मीडिया नेता नहीं है एक, ठीक है? तो हम नहीं आएंगे तो आप पेट्रोनाइजिंग वे से हमें नहीं कहिए कि हम नए आए हैं, हम चुनाव लड़के आए हैं, हमारे सीट में हम जनता के मैंडेट से बैठे हुए एक। और दूसरी जो बात है, आप बार बार कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलता, हम तो यही कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स झूठ नहीं बोलता, और यही स्टैटिस्टिक्स कह रही है जो जीत पे आप इतना लड्डू पेड़ा कर रहे हैं, वो जीत जो है 3500 सीट में से आपको सिर्फ 850 मिले, 1/3 भी नहीं मिले। 147 सीट्स में से आपको सिर्फ 52 मिले, 1/3 भी नहीं मिले। तो व्हाट स्टैटिस्टिक्स आर वी टॉकिंग? अगर हम सेंसेक्स के बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर खाली लड्डू पेड़ा जो है ना, 56 इंच सोच की बात महुआ जी विद परमिशन में सुमित जी सिद्धार्थ नहीं, 56 इंच की जो छाती है ही है वो उसको चैलेंज ज्यादा मत करिएगा, वो दिखा चुके हैं हम लोग। मगर जहां तक की जो सवाल है लड्डू पेड़ा का, जब स्टेटिस्टिक देते हैं महुआ जी तो थोड़ा सा आप एक सेकंड शांत हो जाइए। मैंने बीच में फिर नहीं बोला, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, आपको फिर दुविधा हो जाएगी मेरे साथ। मैंने तो खाली आपको बताया था एक कोरम होता है जिसके अंदर एक बोलना नहीं चाहिए, जब दूसरा नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए, ये मैंने बोला था। उसको आपको बुरा लगा, जो सच्चाई होती है वो आपको बुरी लगती है। तो एनीवे जो स्टैटिस्टिक्स जब दी जाती है किसी ना किसी से कंपैरिजन में दी जाती है। 2011 में क्या हुआ था उससे आप कंपेयर करिए 2016 के रिजल्ट, आपको उसका समझ आ जाएगा कितनी बड़ी बढ़ोतरी है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, बाकी आपको जो करना है करते रहे। जहां तक कि अभी दूसरे एक सज्जन बोल रहे थे कि ये डिमोनेटाइजेशन जो है, नोटबंदी, ये इकोनॉमिक डिसीजन है, उसको मैं मानता हूं इकोनॉमिक डिसीजन है, मगर साथ साथ इसके अंदर जो ये कह रहे थे कि 400 करोड़ रुपए ही बताए गए हैं। अरे 400 करोड़ के अंदर 26/11 हो जाता है, अनेक आतंकी घटनाएं हो जाती है। आपको लगता है उसको रोकना नहीं चाहिए, फेक करेंसी को उसको अलाउ कर देना चाहिए? और जहां तक की बात कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ है, लोगों की कई तकलीफ है, रिजर्व बैंक के फिगर्स में आपको बता रहा हूं, और जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट लोगों ने प्रियंका जी 10 सेकंड में दंगे नहीं हुए हैं। प्रियंका जी 10 सेकंड में 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने बहुत भड़ कर ये कहा है कि 56 इंच की छाती का वो जो सीना है उनका वो दिखा सकते हैं। इनसे पूछिए, आज हमारे 7 जवान शहीद हुए एक और टेररिस्ट अटैक में, कहां है वो 56 इंच का सीना? सिद्धार्थ जवाब दीजिए 10 सेकंड। 56 इंच के सीने सिद्धार्थ 10 सेकंड जवाब दीजिए। 56 इंच के सीने की बात करिए। प्रियंका जी पहले भी आप लोग ने बड़ी चुनौती दी थी। आपका राहुल गांधी जो है ना वो बदजुबानी की तरह बोलता रहा कि ये खून की दलाली है, उन्होंने तो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया। चिंता मत करिए। माफी चाहूंगा प्रियंका जी, सिद्धार्थ जी, महुआ जी, अरविंद सावंत, महेश भाई और वसीम भाई, आप सबका शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार इस डिबेट के दर्शकों की क्या राय है उसको जानने का। बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे आज हम तो पूछेंगे में हैशटैग नोटबंदी पर वोट की, जिसमें स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली है। बीजेपी से नोटबंदी पर मैंडेट कह रही है। सवाल भी यही था कि नोटबंदी के बाद स्थानीय निकाय चुनावों की जीत बीजेपी क्या यूपी में दोहरा पाएगी? हजारों की संख्या मैसेज आए हैं। 88% हाँ में जवाब देते हैं, 12% नहीं में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी स्क्रीन पर हैं। 82% हाँ में जवाब देते हैं बीजेपी के हक में, 18% नहीं। यानी बहुत बड़ा न्यूज़ 18 इंडिया का दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि जो नोटबंदी है उससे बीजेपी को यूपी में भी फायदा होने वाला है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार किशोर अजवानी के साथ 100 बात की एक बात। गुड नाइट।